अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हों, तो क्या सिर्फ प्यार ही शादी के लिए काफी होता है? या फिर बराबरी, जिम्मेदारी और समझ की कमी भी किसी रिश्ते को तोड़ सकती है? आज की कहानी इसी विषय पर है। शीर्षक है बराबर की साझेदारी, जिसे लिखा है समकालीन हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार सुमन बाजपेयी जी ने। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुमन बाजपेयी जी का लेखन कहानी संग्रह, पेरेंटिंग, जीवनी, लोक कथा तथा बाल पुस्तक में है। इनके साथ ही 161 से अधिक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। तो आइए आज आनंद लीजिए आपकी लिखी कहानी का। जैसे ही वृंदा ने वरुण से विदा ली और वो ट्रेन में सवार हुई, तो बहुत हल्कापन महसूस हुआ उसे। एक अध्याय के अंत होने जैसा सुकून उसके भीतर था। ट्रेन चलते ही गुजरते रास्ते और तेजी से पटरियों के साथ दौड़ लगाते पेड़ों, गांव और बादलों के झुंड के साथ बीती बातें भी उसके मन में उथल पुथल मचाने लगीं। पुरानी बातें, बीती घटनाएं इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ये तो बहुत पुरानी यादें भी नहीं थीं। सब कुछ अभी घटा लग रहा था। उन दोनों की मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में हुई थी। दोनों एक ही बैच में थे। क्लास में जाने पहचाने चेहरों से जब कैंटीन में मुलाकात होती है, तो साथ बैठकर गपबाजी करना, किसी विषय पर गंभीरता से चिंतन करना या कंपनी देने के लिए कॉफी पीना बहुत आम बात होती है। वो उसके बिल का भुगतान करने लगा तो उसने टोक दिया कि वो खुद ही पेमेंट करेगी, लेकिन अगले ही पल बैग टटोलने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदगी भी हुई। वो क्रेडिट कार्ड बैग में रखना भूल गई थी। उसने बहुत सहजता से, और उसे बुरा ना लगे, कुछ इस अंदाज में कहते हुए बिल का भुगतान कर दिया कि अगली बार वो उसे कॉफी पिला सकती है। क्लास एक हो, विषय एक हो और रुचियां भी लगभग समान हो, तो दोस्ती होने में बहुत समय नहीं लगता। उनके बीच भी दोस्ती हो गई। साथ वक्त गुजारते गुजारते, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते, प्यार पनपने में भी देर नहीं लगी। प्रोजेक्ट्स पर एक दूसरे की मदद करते और जब मौका मिलता फिल्म देखने भी चले जाते। उनके प्यार को कॉलेज के गलियारों और क्लास में चर्चा का विषय बनते भी देर नहीं लगी। प्रेमी युगल की मदद करने में छात्र भी जुट गए। कभी उनके क्लास से गायब होने पर बचाते, तो कभी उन्हें किसी रेस्तरां में डेट पर भेज देते। आखिरी साल वरुण ने शादी का प्रस्ताव रखा। वृंदा ने तो तब तक शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वरुण ने सवाल उसके सामने उछाल दिया था। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वृंदा शादी के लिए मना कर सकती है। कैसा बेकार का सवाल कर रहे हो? हमारे प्यार के बारे में शायद पूरा कॉलेज जानता है। इतने साल साथ साथ गुजारने के बाद ऐसा सवाल तुम्हारे मन में आना मेरे प्रति शंका रखने जैसा है। वो भी तुनक कर बोली थी। हद होती है। प्यार है तो बस बिना सोचे समझे शादी कर लो। वो तो जीवन में कुछ बनना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती है। और वरुण को भी तो अभी सेटल होना है। माना कि प्लेसमेंट हो गया है, पर अभी तो शुरुआत है। क्या नौकरी पाने के सिवाय उसके और सपने नहीं हैं? वृंदा के तो हैं। मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती, और पढ़ना है मुझे, कुछ अलग करना है। वैसे भी मैं एक पारंपरिक पत्नी की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी स्पष्टवादिता से भौंचक रह गया था वरुण। कोई आखिर इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को इंतजार करने के लिए कह सकता है? लड़कियां ऐसा नहीं करती, और उनके परिवार वाले भी हाथ आए ऐसे सुयोग्य वर को कभी हाथ से जाने देना पसंद नहीं करते। लेकिन दिक्कत क्या है? नौकरी मिल ही गई है। अभी किराए पर घर ले लेंगे, फिर धीरे धीरे सब चीजें जुटा लेंगे।
हम दोनों कमाएंगे तो परेशानी नहीं होगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को अपना दिल दिया है, तो हमारी साझेदारी भी बराबर की होगी। हम एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, मिलजुल कर सब काम करेंगे। लेकिन वो आश्वस्त नहीं थी। आखिरकार वरुण के बहुत बाध्य करने पर वो शादी के बंधन में बंधने से पहले कुछ साल साथ रहने के लिए तैयार हो गई। लिव इन रिलेशन के लिए किसी ने स्वीकृति नहीं दी, पर वृंदा खुद के लिए रास्ते स्वयं ही तय करना चाहती थी। वृंदा को आईआईटी मुंबई में दाखिला मिल गया, तो उन्होंने उसके पास में ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। वरुण की जॉब ऐसी थी जिसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा थी। वैसे भी उसका ऑफिस घर से बहुत दूर था, इसलिए यह व्यवस्था उसके लिए सुविधाजनक थी। पहले कुछ महीने तो किसी जादुई एहसास में डूबे बीते। वो सुबह उसके साथ कॉलेज तक उसे छोड़ने जाता, उसके वापस आने पर दरवाजे पर उसका इंतजार करता मिलता। दोनों एक साथ रात का खाना बनाते और दिन भर की बातें शेयर करते। हवा में प्यार घुला हुआ था, उनके रेशे रेशे में प्यार पगी बातें लहराती रहती। साथ रहते रहते प्रेम की पींगे झूलते झूलते धीरे धीरे वास्तविकता से भी सामना होने लगा। फिर ऐसी चीजें दिखने लगी जो पहले या तो दिखाई नहीं देती थी या वे देखना नहीं चाहते थे। शुरुआत हुई छोटे छोटे मुद्दों के सिर उठाने से। ना तो तुम ऑर्गेनाइज्ड हो, ना ही साफ सफाई का ध्यान रखते हो, पूरा दिन घर में होते हो, फिर भी कोई चीज करीने से रखने का तुम्हारे पास समय नहीं होता। बिखरी हुई चीजों के बीच बैठकर काम कैसे कर पाते हो तुम? वृंदा खींच उठती। घर आकर वो पढ़ाई करे या बाकी सारे काम, लेकिन वरुण बेपरवाह बना रहा। पूरा दिन बिस्तर पर बैठा, कभी लेटकर काम करता, यहां तक कि खाने की प्लेट भी बिस्तर पर पड़ी रहती। कभी नहाता, कभी नहीं। गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने तक की जहमत ना करता। कम से कम प्लेट उठाकर किचन में तो रखाया करो, बर्तन और किचन साफ कर दिया करो तो मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। कपड़े तो बदल लिया करो। गंदे कपड़े कभी पलंग पर, कभी कुर्सी पर छोड़ देते हो। मैं आकर यह सब संभालूं या पढ़ाई करूं और घर के बाकी काम करूं? बराबर की साझेदारी वाली बात भूले तो नहीं होना तुम? वृंदा बहुत कोशिश करती कि वो झल्लाहट ना दिखाए, पर उसकी खीज शब्दों से झलक ही जाती। बिल्कुल नहीं, कल से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, वरुण हंसते हुए जवाब देता। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। बेशक एक दो बार जूठे बर्तन सिंक में रखे जरूर मिले। वृंदा को लगा कि वरुण खाना बनाते समय केवल किचन में खड़े होकर उससे बात करता है, मदद किसी भी तरह नहीं। क्या तुम आलू छील दोगे? दाल चावल भी धो देना, वृंदा ने एक दिन कह ही दिया। यह सब कैसे करते हैं, मुझे तो नहीं आता। वरुण का जवाब सुन वृंदा चिढ़ गई और धैर्य रखते हुए बोली, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार करोगे तो सीख जाओगे। वो उसे सिखाने लगी। केवल किचन का काम ही नहीं, घर के बहुत से ऐसे काम जो आसान होते हैं और बचपन में जिन्हें माँ अपने बच्चों को सिखा ही देती है। इकलौता होना, इसलिए माँ ने पलकों पर बिठाकर रखा, कभी कुछ सिखाया ही नहीं। उसकी बात सुन वृंदा को हंसी आ गई। बाप रे, पलकों पर? कैसे उठाया इतना बोझ? वृंदा को तब पहली बार ऐसा लगा कि वो 25 साल के एक आदमी की मां बन गई है, और यह सुखद एहसास नहीं था। वो इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थी। जब वो खाना बनाती या कुछ और काम में उससे मदद मांगती तो वो कहता है कि उसकी मीटिंग है या प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करने और शाम को आकर फिर पढ़ने, घर का काम करने, सुबह की तैयारी करने, वरुण का नाश्ता, लंच बनाने में वृंदा थक जाती थी। वरुण उससे बैठे बैठे बस मांग करता, जो उसे किसी आदेश की तरह लगती। वृंदा समझ चुकी थी यह समान भागीदारी नहीं है जिसका वादा वरुण ने उससे किया था। असल में वो पुरुष था
जिसके लिए घर का काम करने का अर्थ था अपना उपहास उड़वाना या जोरू का गुलाम कहलवाना। उसकी माँ, जिन्हें वरुण ने लिव इन के बारे में नहीं बताया था, उसके अकेले रहने से वैसे ही नाखुश थी। वरुण के लाख दिखावा करने के बावजूद कि वो बराबर की साझेदारी में विश्वास करता है, वृंदा पर ही सारी जिम्मेदारियों का भार था। हाँ, पैसे वरुण ही खर्च करता था। वो कुछ कहती तो बहस, लड़ाई और चुप्पी पर जाकर खत्म होती। बात ही मत करो। वरुण को यह विकल्प बहुत पसंद आया। जब तक वो उससे माफी नहीं मांगती या उसे मनाती नहीं, वो मुंह बनाए बैठा रहता। उसे लग रहा था कि वो प्रेयसी कम और माँ की भूमिका में ढलती जा रही है। जब वे कॉलेज में थे तो अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते थे। वे डेट नाइट्स के लिए बाहर जाते थे। अब वरुण काउच पोटैटो बन चुका था। उसके सभी सहकर्मी भी घर से ही काम करते थे, इसलिए उनके सभी सोशल इवेंट्स भी ऑनलाइन होते थे। वृंदा के दोस्तों से मिलने में वरुण को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती तो कहता कि बहुत बिजी हूं और इतनी मेहनत मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही कर रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मैं कहीं और नौकरी कर सकता हूं। फिर मुझे रोज ऑफिस जाना होगा और हो सकता है वह भी घर से दूर हो। फिर हम यहां नहीं रह पाएंगे। तुम्हें ही कॉलेज आने जाने में परेशानी होगी। उनके बीच का शारीरिक रिश्ता भी मशीनी हो गया था। वो बेमन से उसकी इच्छाओं के आगे झुकती। इस सारे तनाव ने वृंदा पर मानसिक और भावनात्मक रूप से भारी असर डाला। उसकी पढ़ाई पर इसका प्रभाव दिखा और उसके प्रोफेसर, जिन्हें उसमें एक ब्राइट स्टूडेंट नजर आता था, निराश होने लगे। वो जितना कर सकती थी, स्वयं से और परिस्थितियों से लड़ते हुए हारने लगी थी। कुछ बनने का सपना रखने वाली, आईआईटी में प्रवेश पाने वाली उस प्रतिभाशाली लड़की को मुश्किल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल पाई। नौकरी के साथ काम का प्रेशर बढ़ा, पर वरुण का व्यवहार नहीं बदला। साझेदारी केवल बातों में थी। इन 4 वर्षों ने वृंदा को एक थकी हुई, क्रोधी महिला बना दिया था। एक दिन वरुण जब अपनी मां से मिलने इंदौर जाने लगा तो वृंदा ने भी साथ चलने की जिद की। हमेशा वरुण अकेले ही जाता था। वो कहती कि अपने परिवार से उसे भी मिलवाओ, तो यह कहकर टाल जाता कि समय आने पर मिलवा दूंगा। मां बहुत पुराने ख्यालों की है। लेकिन इस बार वो अड़ गई। वरुण उसके तेवर देख समझ गया कि इस बार वो नहीं रुकने वाली। मां, ये वृंदा है, मेरी दोस्त। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वृंदा आश्चर्यचकित रह गई। एक दोस्त के रूप में वो कैसे मां से मिलवा सकता है? उसके परिवार ने बहुत ही संदिग्ध ढंग से उसका स्वागत किया। दोस्त शब्द उनके संस्कारों में अटक रहा था। वृंदा को भी वरुण के साथ में अजनबीपन का एहसास हो रहा था। अगले दिन वरुण की मां ने कुछ लड़कियों की फोटो वरुण के सामने रख दी। पंडित जी ने तुम्हारे लिए हमें कई लड़कियों की फोटो दिखाई थी, पर हमें यही पसंद आई। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी अच्छी लगी है? वरुण ने उस समय कुछ नहीं कहा। वरुण, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम उन्हें हमारे बारे में क्यों नहीं बता रहे? वृंदा ने पूछा। यह इतना आसान नहीं है, वरुण ने कहा। इसका मतलब क्या समझूं? हम एक दूसरे से ही शादी करने वाले हैं ना? मैं तो हमेशा से यही चाहता था, लेकिन इन दिनों तुम चिढ़ी रहती हो, हमेशा नाराज रहती हो। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुमको खुश रखना असंभव लग रहा है। कुछ समय मुझे सोचने के लिए चाहिए। बराबर की साझेदारी में ऐसा थोड़े होता है कि तुम केवल मुझसे अपेक्षाएं रखो। वृंदा को लगा कि दोषी ना होते हुए भी वरुण उसे ही गलत ठहरा रहा है। अपेक्षाएं वो रखती है या वरुण? अगले दिन उसने वरुण से कहा कि बॉस ने तुरंत वापस आने को कहा है। कोई जरूरी मीटिंग वो करना चाहते हैं। वो उसे विदा देकर मुंबई के लिए ट्रेन में सवार हो गई। मुंबई पहुंचने के बाद उसने अपना बैग पैक किया
और दूसरे फ्लैट में अपनी सहेली के पास शिफ्ट हो गई। पीछे एक पत्र वरुण के नाम छोड़ गई। डियर वरुण, मेरा इस तरह जाना हो सकता है तुम्हारे अहम को चोट पहुंचाए। मैं तुम्हें हार्टलेस लगूं, पर मेरा जाना ही सही फैसला है। तुम हमारे रिश्ते को लेकर विचार करना चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा चाहती हूँ। तुमने कहा मैं एक गुस्सैल इंसान बन गई हूँ और तुम चाहे जो कर लो, मैं खुश नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आज की स्थिति में किसी भी तरह से बाध्य होकर शादी नहीं करती। मैं केवल तुमसे उस समान साझेदारी की उम्मीद कर रही थी जिसका वादा तुमने किया था। लेकिन मुझे एक दूसरे से कोई अपेक्षा ना रखने का अर्थ समझ में नहीं आया। मैं समझी ही नहीं कि बिना किसी अपेक्षा के समान साझेदारी कैसे कर सकते हैं। बराबर के भागीदार बनना चाहते हैं तो अपने साथी से अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा रखना गलत कैसे हो सकता है। एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने की उम्मीद करना अनुचित कैसे हो सकता है। लेकिन हमारी तो दुनिया ही अलग हो गई। तुम मुझ में मां ही ढूंढते रहे, जो केवल तुम्हारे हर काम को पूरा करने के लिए दौड़ती रहती थी। तुम्हारे बचपन में, बचपन ही क्यों, वो तो आज अभी भी दौड़ती हैं। यह वह जीवन नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया है, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रिया कह सकती हूँ। पर मेरे प्यार को जो तुमने चोट पहुंचाई है, उसके लिए मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही सही निर्णय है। वृंदा। कहानी यहीं खत्म होती है और एहसास दिलाती है, बराबरी सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वो कामों में दिखती है। जहां एक देता ही रहे और दूसरा लेता ही रहे, वहां प्यार नहीं, सिर्फ थकान बचती है। सोचिए और महसूस कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।